करी आज हम बिहार की पूरी पॉलिटी ख़त्म करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बिहार का फॉर्मेशन है एज अ सेपरेट स्टेट वो अनाउंस हुआ था 12 दिसंबर 1911। डेट याद रखनी है विद मंथ। ओके, जो सेपरेट बिहार स्टेट बना वो 1912 में हुआ। डिक्लेरेशन या फिर एक होता है ना अनाउंसमेंट कि हाँ भाई हम सेपरेट बिहार बनाएंगे, वो 1911 में हो गया एंड उसका इन्फोर्समेंट जो है 1912 में हुआ। जो फर्स्ट असेंबली इलेक्शंस होते हैं फॉर सेपरेट स्टेट, अब क्योंकि बिहार सेपरेट स्टेट बन चुका है तो उसके असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, तो वो होते हैं 1937 में। एंड इस टाइम पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन था वो 152 तो था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड 30 सीट्स थी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एंड 152 में से भी 70 जो थी वो जनरल लोगों के लिए थी, 15 जो थी एससी के लिए थी, 7 जो है एसटी के लिए थी एंड बाकी रिलीजन वगैरह पे नहीं जाते हम, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, हाँ बस इतना ध्यान रखना कि 152 एंड 30 का रेशियो था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इसमें से 98 सीट्स मिलती हैं, मुस्लिम लीग को 20 सीट्स मिलती हैं। ओके, अब क्या होता है कि अब कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है, 98 सीट्स मिली हैं, तो कांग्रेस को इन्वाइट किया जाता है कि आइए आप लोग गवर्नमेंट बना लीजिए। तो कांग्रेस की तरफ से जाते हैं श्री कृष्णा सिंह, उनको बोला जाता है कि जाइए भाई आप अपनी बिहार में सरकार बना लो। अब श्री कृष्णा सिंह जी बोलते हैं गवर्नमेंट को कि पहले मुझे ये अश्योरेंस दो कि मुझे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलेगी जब अगर मेरी सरकार बनती है बिहार के अंदर तो। बट उन्हें वो अश्योरेंस नहीं मिला, तो कृष्णा सिंह जी ने मना कर दिया कि हम अपना कैबिनेट फॉर्म नहीं करेंगे। अब जब एक पार्टी मना कर देती है तो अदर पार्टी को अप्रोच किया जाता है। तो जो अदर पार्टी थी वो थी मोहम्मद यूनिस के अंडर में, ठीक है, एंड वो इंडिपेंडेंट पार्टी को बिलोंग करते थे। अब इनको बोला गया कि आप बना लो सरकार, तो इन्होंने अपनी सरकार जो है बना ली। अब क्योंकि मोहम्मद यूनिस रेडी हो गए थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनवाई बिहार के अंदर, तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे? मोहम्मद यूनिस। बस इनकी सरकार कुछ ज़्यादा टाइम तक चली नहीं थी, ठीक है। तो हुआ ये कि कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर बनती है बिहार के अंदर, क्योंकि इनका ज़्यादा टाइम तक रोल रहेगा नहीं, वो बनती है कृष्णा सिंह के अंडर ही। बट कब बनेगी? 1937 में जुलाई के अंदर। ओके, ये जो मोहम्मद यूनिस की सरकार बन रही है वो बन रही है मार्च 1937 में 37 में, ठीक है। लेकिन कृष्णा सिंह की सरकार कब बनेगी? 20 जुलाई 1937 को। क्या होगा कि कुछ ही महीनों तक मोहम्मद यूनिस जो है वो रूल कर पाएंगे बस। बट फाइनली सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की। अब सरकार बन गई है, ठीक है। जो प्रोटम स्पीकर आपके बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो होंगे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना है एज इट इज़। एंड जो राम दयालु सिंह जी होंगे वो आपके एज ए स्पीकर बनेंगे एंड प्रोफेसर अब्दुल बरी जो हैं वो आपके डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये जो फैक्ट है याद रखना है, ये कौन पहला डेप्यूटी स्पीकर था, कौन पहला स्पीकर था। ओके, अब क्या होगा कि वर्ल्ड वॉर आ गया, ठीक है, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो नॉर्मल नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस और ये सब में वॉर उसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रहे थे वो लोग कि भाई आप ऐसे कैसे इंडिया को इन्वॉल्व कर सकते हो इन द वॉर एंड आपको सॉवरेनिटी इंडिया की डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो इसी उसमें जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने अपना रिज़ाइन कर दिया एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली ये जो फॉर्म हुई थी वो भी डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो 39 से लेके 45 तक कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार के अंदर नहीं होगी। अब क्या होगा, फिर से इलेक्शंस होंगे 1946 के अंदर, अगर सरकार बनेगी फिर से इलेक्शंस होंगे एंड ये जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1935 एक्ट में पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर सरकार इस ईयर में बनी है तो वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। तो ये जो 1946 में बनेगी वो आपके 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी। 46 में क्या होता है, जो श्री कृष्ण जी हैं वो फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं आपके ऑफ द बिहार एंड किसकी साइड से? कांग्रेस की साइड से। कुछ और लोग होते हैं जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें से थे सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं एंड इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी इलेक्ट किया गया था। ओके, तो कुल 36 मेंबर्स गए थे बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली से टू योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होंगे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो होंगे 1952 में। ये ईयर याद रखनी है, 1951 1950 ऑप्शन में होता है। हमें लगता है कि 1951 52 होगा, 50 होगा, बट नहीं 52 है, ठीक है। एंड इस टाइप पे जो इलेक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया के, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है? 330। एंड जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार वो भी आपके श्री कृष्णा सिंह होंगे। ओके,
ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, कब बना था? 1956 में, ये भी फैक्ट क्लियर रखना है। तो बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स थी वो चेंज हो गई थी एंड वो कम होकर कितनी हो गई? 319। ओके। एंड जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, कब? 15 नवंबर 2000 में, तब बिहार की सीट्स में फिर से चेंजेस आए एंड अब वो कितनी रह गई? 243। अब बिहार गवर्नमेंट या गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखते हैं बिहार का, ठीक है। तो 3 स्ट्रेटिफिकेशन में है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड आपकी लोकल गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर में आपके 3 हेड आएंगे, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जीक्यूटिव में आपका गवर्नर आएंगे सेम, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों पावर्स होती हैं, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव में आएंगे चीफ मिनिस्टर एंड अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। लोकल में होंगे आपके पंचायती राज एंड आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए थे। ओके, तो हर एक सेगमेंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम गवर्नर को डिस्कस करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, डेट इज योर गवर्नर। गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर्स है एंड ये पावर्स कौन से पार्ट में मेंशन की गई है? इन पार्ट 6, ठीक है। गवर्नर को अपॉइंट कौन करेंगे? आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगे एंड अपॉइंट करेंगे एंड इनका जो टेन्योर होगा डेट इज फॉर 5 ईयर्स। बट इनको कभी भी हटाया जा सकता है एज पर दी प्रेसिडेंट्स प्लेजर। गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट के लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है बस, कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ही शी मस्ट बी ऑफ 35 ईयर्स एज, उनकी मतलब क्लियर हो चुकी हो। ऐसा नहीं है कि क्वालिफिकेशन है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कुछ और क्वालिफिकेशन, नहीं, सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन है एंड ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव कम्प्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। पावर्स की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव पावर है पहले। एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया, मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कर दिया, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन मेंबर्स होते हैं उन सबको अपॉइंट कर दिया एंड बाकी सारे रेस्पेक्टिवली आगे चलेगा ये। ओके। लेजिस्लेटिव में क्या होगा? ये कोई मीटिंग बुलानी है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, एडजॉर्न करना है, डिसॉल्व करना है असेंबली को, कोई बिल है उसको एक्सटेंड देना है कि नहीं देना, प्रेसिडेंट के पास पहुंचाना है उसको कि नहीं पहुंचाना, ऑर्डिनेंस इशू करना है कि नहीं करना। तो ये जो भी लेजिस्लेचर के काम होते हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स में आएंगे। फिर आपके फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, जिसमें जो स्टेट का मनी बिल आएगा वो तभी आगे प्रेजेंट किया जाता है जब गवर्नर का अप्रूवल मिल जाएगा। सेम इन केस सेंटर में कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाएगा तब, ठीक है। तो ये होगी गवर्नर की फाइनेंशियल पावर। जुडिशियल में हो गई कि प्रेसिडेंट गवर्नर को कंसल्ट करेगा जब हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है एंड कुछ पार्डनिंग पावर्स होती हैं गवर्नर की, वो भी आपकी जुडिशियल पावर्स में आती हैं। ये गवर्नर जो है बस डेथ पेनल्टी इन सबको पार्डन नहीं कर सकता है, डैट दोज पावर्स आर गिवन टू योर प्रेसिडेंट ओनली। एमरजेंसी पावर्स की बात करें तो जैसे 356 कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट इमरजेंसी लगती है या प्रेसिडेंट्स रूल रखता है, तो वो सब भी गवर्नर के कहने पे ही या उसके अकॉर्डिंग ही लगता है। ओके, यही वेरीफाई करके देगा गवर्नर कि हाँ भाई वी कैन दिस पर्टिकुलर स्टेट कैन नॉट बी रन, ठीक है, इन दीज कंडीशंस, तो उस हिसाब से होता है। एंड प्रेसिडेंट रूल में तो आपको पता ही है कि जब प्रेसिडेंट रूल होगा तो गवर्नर डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव को हेड करेगा, ठीक है। एंड एक फैक्ट याद रखना है कि बिहार में अब तक कितनी बार प्रेसिडेंट्स रूल लग चुका है, तो डैट इज फॉर 8 टाइम्स लग चुका है। डिस्क्रिशन बेस्ड पावर्स की बात करते हैं कि हाँ गवर्नर के पास खुद का कौन सा डिस्क्रिशन है कि वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट या परफॉर्म अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है। जैसे कि किसी को बिल को एक्सटेंड करना है, ठीक है, कि उसके पास कोई बिल आया गवर्नर के पास, अब उनको हाँ ना या पॉकेट में रखना है वो सब करना है, तो वो गवर्नर की खुद की उसमें से होती है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं करता है उसमें। असेंबली को डिसॉल्व करना है कि नहीं करना, डैट इज ऑल्सो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ योर गवर्नर। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है कि नहीं करना है, मतलब अगर पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट के पास मेजॉरिटी नहीं है या ही इज़ अनेबल टू प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, तो वहाँ पे गवर्नर डिसाइड करेगा कि हाँ भाई अब किसको इनवाइट करना है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ओके, तो ये भी अपने ओन डिस्क्रिशन पर डिसाइड करता है कौन? गवर्नर। एंड ये कुछ आर्टिकल्स हैं, थोड़ा दिमाग में रहेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स को आर्टिकल 153 में दिया है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट 55 में है, ठीक है। एंड कुछ और देखें तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पार्डनिंग पावर गवर्नर की 161 आर्टिकल में दी गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, डैट इज इन योर आर्टिकल 163। एडवोकेट जनरल इज इंपॉर्टेंट, तो ये आर्टिकल 165 में है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं।
आप बिल रिजर्व बाय गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आपके 201 आर्टिकल में दिया गया है। एंड ऑर्डिनेंस वाली जो पावर है गवर्नर के पास वो 213 आर्टिकल में दी गई है। तो जो ये मार्क किए हैं एटलीस्ट ये तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ गवर्नर्स देखते हैं कि कौन पहला गवर्नर था। फैक्ट में पूछा जा सकता है। तो जो आपके सबसे पहले गवर्नर थे डेट वाज योर सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ठीक है। तो सिफ्टन जी थे आपके पहले गवर्नर एंड 1935 में ये बने थे। एंड बिफोर इंडिपेंडेंस जो लास्ट गवर्नर थे बिहार के डेट वाज योर यू डो। ये दो नाम याद रखने हैं, शिफ्टन एंड डो, ओके। एंड अब इंडिपेंडेंस मिल गई इंडिया को, तो अब नई मिनिस्ट्रीज फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, न्यू लोग इलेक्ट हो रहे हैं। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद जो अपॉइंट होंगे वो होंगे आपके सबसे पहले इंडिपेंडेंट बिहार के गवर्नर जयराम दास दौलतराम, ओके। हाँ, जाकिर हुसैन भी आपके गवर्नर रहेंगे बिहार के, जो लेटर प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, ठीक है। ऐसे ही आपके थे रामनाथ कोविंद जी, ओके, 36 नंबर। तो ये भी पहले बिहार के गवर्नर थे, देन लेटर वो आपके इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड इतना काफ़ी, अभी कुछ एक्टिंग भी रहेंगे इसमें, ठीक है। पूरे नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शिफ्टन, डो, दौलतराम, जयराम दौलतराम, एंड आपके जाकिर हुसैन एंड आपके रामनाथ कोविंद, ये तो एटलीस्ट याद रखने ही हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ मूव करते हैं। तो जो बिहार स्टेट की जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ योर बाई कैमरल मतलब आपके पास दोनों हाउसेज होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी रहेगी आपके पास, ठीक है। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज योर अपर हाउस। आर्टिकल मेंशन या क्रिएशन देखें इसका, कि जो फॉर्मेशन एंड क्रिएशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो मेंशन है आपके आर्टिकल 169 के अंदर। एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आर्टिकल 171 में मेंशन है। एंड इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी इन योर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो लेजिस्लेटिव असेंबली के कभी भी 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगी, एंड मिनिमम कभी भी 40 से नहीं कम नहीं होंगी। मतलब 1/3 मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना है, 40 सीट्स, ओके। जो फर्स्ट मीटिंग होती है ऑफ योर लेजिस्लेटिव काउंसिल वो होती है 1913 के अंदर, एंड प्लेस याद रखनी है कि कहाँ पे होगी, पटना कॉलेज में होती है। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की डेट इज़ योर 75। एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल सबको पता है कि परमानेंट हाउस होता है एंड ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। 1/3 मेंबर इसके हर 2 साल में रिटायर होते हैं, एंड जो टेन्योर होता है डेट इज़ योर 6 years। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का सिलेक्शन देख लेते हैं। 1/3 बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, 1/3 बाय लोकल बॉडीज, 1/6 बाय नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/12 बाय टीचर्स एंड 1/12 बाय ग्रेजुएट टीचर्स। ये सीक्वेंस, ये जो रेशियो है ये याद रखना है, ठीक है। मूव करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ योर लोअर हाउस, ओके, लाइक योर लोकसभा, एंड इट इज़ टेम्पररी, डिसॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आर्टिकल 170 इसमें मेंशन है। 170 में कौन मेंशन है आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड 169 में आपका मेंशन कौन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी वो 500 रहेंगी, एंड मिनिमम रहेंगी आपकी 60, 500 एंड 60, ओके। तो आपकी नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वो है आपकी 243, जिसमें से 38 रिजर्व्ड हैं फॉर SCs एंड 2 रिजर्व्स हैं फॉर STs, ओके। एंड 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व होती थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया। टेन्योर जो रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स का वो आपका 5 साल का रहता है, एंड दो इट कैन बी डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ योर टर्म। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे सीट्स का आगे जाके एक अमेंडमेंट के थ्रू या कैसे सीट का इंक्रीमेंट हुआ है। स्टार्टिंग में 1913 में सिर्फ 43 सीट्स होती थी आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की, एंड 37 में 152 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती थी। 2000 में 75 सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल की हो गई एंड बढ़ के, एंड 2000 में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बढ़ के हो गई 243। चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। जो रियल हेड है, रियल एग्जीक्यूटिव है, डेट इज योर चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर हेड करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ओके। एंड गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164। जो भी मेजोरिटी पार्टी का होगा उस टाइम वो गवर्नर ही ओथ दिलवाएगा ऑफिस की एंड सिक्रेसी की, किसको,
चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर का टेनोर जो है वो फिक्स नहीं है, जब तक आपके पास मेजॉरिटी है तब तक आप गवर्नमेंट में हो। ओके, तो चीफ मिनिस्टर इज़ लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जो रोल सीएम के हैं इन देयर स्टेट, रेस्पेक्टिव स्टेट, वही रोल पीएम का है इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्री। चीफ मिनिस्टर्स को देखते हैं तो सबसे पहले आपके अभी ऊपर पढ़ा था कि मोहम्मद यूनुस बने थे, कुछ महीने उनकी सरकार चली, उसके बाद श्री कृष्णा सिंह आए। ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट इंडिया के भी फर्स्ट सीएम श्री कृष्णा सिंह ही थे। ये फैक्ट्स याद कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर मोहम्मद यूनुस, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार इज योर श्री कृष्णा सिंह, फर्स्ट हरिजन सीएम थे आपके भोला पासवान शास्त्री, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम महामाया प्रसाद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मतलब जो निर्विरोध इलेक्ट होते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव में कोई भी नहीं होता है कैंडिडेट उस टाइम पे जो बनता है, तो डेट वाज महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट मुस्लिम सीएम थे आपके अब्दुल गफूर, फर्स्ट वुमेन सीएम थी बिहार की राबड़ी देवी, एंड सीएम विद लॉन्गेस्ट टेन्योर आपके नीतीश कुमार। सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। लेट्स मूव अहेड। अब है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसमें आपका हम पंचायती राज को पढ़ते हैं। पहले एक पंचायती होगा, एक आपका अर्बन बॉडीज होंगे। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपके पंचायती राज इन एग्जिस्टेंस आया था। ठीक है, एंड बिहार ने इम्प्लीमेंट किया आपका बिहार पंचायती एक्ट 1992। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी एक 3 टायर सिस्टम बनाया गया जो कि लागू हुआ था 2001 से। कमेटी को याद रखना है कि किसके अकॉर्डिंग कौन सा सिस्टम आया था बिहार के अंदर एंड कब आया था। पंचायती राज को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके मेन प्रोविजंस हैं कि 3 लेवल की पंचायत होगी बिहार के अंदर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तीनों याद रखने हैं। 50% रिजर्वेशन दिया गया है वेमेन को हर एक लेवल पे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी सेपरेट। ओके, एंड उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आपकी, उनको 20% मैक्सिमम है ये रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स एंड एट ऑल पोस्ट। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू देयर प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। इस लेवल पे जितनी पॉपुलेशन है SC ST की, उसके हिसाब से उनको रिजर्वेशन मिलेगा। बट जो टोटल रिजर्वेशन होगा SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस को मिला के, डैट विल नॉट एक्सीड 50% वाला लॉ। जो इलेक्टेड पोस्ट होल्डर्स होंगे पंचायती राज के, उनका जो स्टेटस होगा, उनकी जो पावर होगी वो पब्लिक सर्वेंट के इक्वल होगी। ठीक है, एंड जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका करवाता है। ठीक है, अब ग्राम सभा की बात करते हैं। तो ग्राम सभा आपकी लार्जेस्ट असेंबली होती है पंचायत के अंदर। ठीक है, जितने भी विलेजेस होते हैं, विलेजेस होते हैं, वो सारे मेंबर्स होते हैं ऑफ द ग्राम सभा। 2 मीटिंग्स होगी। जैसे अगर ग्राम सभा की जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो 2 मीटिंग्स के बीच का गैप कभी भी 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम गैप कैन बी ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, एंड 4 मीटिंग हर 1 साल में मैंडेटरी हैं। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। जो कोरम होगा ग्राम सभा की मीटिंग का, वो 1/20 ऑफ द टोटल मेंबर्स होगा। जैसे, ठीक है, इसको याद रखना है कि 1/20 है। एंड हर एक ग्राम सभा को हेड करेगा आपका मुखिया, एंड अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी मुखिया। ओके, एंड मेन काम ग्राम सभा का इसीलिए ये है क्योंकि ये लोअर्स्ट डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है। तो जो भी ग्राउंड की चीज़ें हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज़ में भी जी, क्योंकि अगर सेंट्रल लेवल पे पावर काम कर रही है तो जो माइन्यूट एरिया होगा वहाँ तक गवर्नेंस नहीं पहुँचती है। अब वहाँ तक भी गवर्नेंस पहुँचे, इसीलिए ग्राम सभा जैसी चीज़ें एग्जिस्टेंट में हैं। तो जैसे डेवलपमेंट के काम हो गए, कुछ और बेनिफिशरीज हैं, स्कीम चल रही हैं, कुछ PDS सिस्टम चल रहा है, कंट्रीब्यूशन चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, मनरेगा चल रहा है। तो ये सारे काम को इंश्योर करना किसका काम है? आपकी ग्राम सभा का काम है। अब ग्राम पंचायत को देखते हैं। तो जब पॉपुलेशन 7000 तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पे ग्राम पंचायत एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, इसका टेन्योर रहेगा 5 साल का। मुखिया इलेक्ट होगा इसका डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। फिर डेप्यूटी मुखिया होगा जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बाय द वार्ड मेंबर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है, फिर वार्ड मेंबर्स रहेंगे, तो हर एक वार्ड के लिए डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू एक वार्ड मेंबर को लाया जाएगा। एंड 500 लोगों पे एक वार्ड मेंबर रहता है, ऐसे 1:500। ओके, वार्ड मेंबर अब जैसे मुखिया एंड डेप्यूटी मुखिया अगर अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर को देते हैं, और अगर वार्ड मेंबर को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो मुखिया को जाके देगा। ठीक है, कोरम
जो रहता है किसका, ग्राम पंचायत का, वो हाफ रहता है 150th, और ग्राम सभा का कितना था 120th, याद रखना इसे। फिर आएगा ग्राम कचहरी। अब कचहरी है, हिंदी में वर्जन है, तो मतलब होता है कि जुडिशरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हर एक ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी बनाई जाएगी, उसको हेड करेगा आपका सरपंच। सरपंच की वोटिंग होगी डायरेक्ट तरीके से, ठीक है। एंड कुछ सेक्रेटरी या न्याय मित्री भी रहेंगे इन ग्राम कचहरी को असिस्ट करने के लिए, ओके। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका पंचायत समिति। तो हर एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति रहेगी, एंड हर 500 मेंबर्स पे एक 5,000 मेंबर्स पे एक पंचायत समिति बनाई जाएगी। एंड पंचायत समिति के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। इसमें भी प्रमुख डेप्यूटी प्रमुख का कॉन्सेप्ट है। प्रमुख एंड डेप्यूटी प्रमुख जो है वो इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होते हैं। जो प्रमुख होगा अपना जब रेजिग्नेशन देगा तो आपके एसडीएम को देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जिला परिषद होती है। जिला आ गया ना, तो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी पॉलिसी के काम होंगे, कुछ गाइडेंस करनी है, लोअर लेवल की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर चल रहा है, तो ये जिला परिषद करेगा उसको। जिला परिषद के जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होंगे। 50,000 की जनता होगी तब, ठीक है। ये 50,000 की जनता में जिला परिषद एग्जिस्ट करने लग जाता है। इसमें भी चेयरमैन वाइस चेयरमैन का कॉन्सेप्ट है, ओके। एंड जिला परिषद का मेंबर जो होगा वो रेजिग्नेशन देगा आपका अपने चेयरमैन को। अब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो अर्बन में आपकी म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो बिहार म्यूनिसिपल एक्ट पास हुआ था कब, जो अपना 74 CA आया था 1992 में, उसकी तरफ एक कदम था, ठीक है। तो कब हुआ, बिहार म्यूनिसिपल एक्ट होता है आपका 2007 में पास, जिसमें 3 टियर स्ट्रक्चर आएगा अर्बन गवर्नेंस के लिए। एंड वो कौन सी हैं 3 स्ट्रक्चर, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो याद रखना है कि 2007 में आया था आपका बिहार म्यूनिसिपल एक्ट। जो मेंबर्स होंगे 5 साल के लिए इलेक्ट होंगे थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, एंड इसमें भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अब जो बिहार का जो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें अर्बन की, तो जैसे 2007 का है ये, तो इसने 3 टायर स्ट्रक्चर बता दिया, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम। इसको नगर परिषद को आप नगर म्यूनिसिपल काउंसिल बोल लो, ठीक है। नगर निगम मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर उस तरीके से भी आएगा। डायरेक्ट वोटिंग होगी, 5 साल के लिए टेन्योर रहेगा, ठीक है। एंड बिहार में 19 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 243I पार्ट 9 के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन का मेंशन है, 243I, ओके। अब जैसे फाइनेंस का याद नहीं रहेगा कि हमें कौन से सब पार्ट में 243 के, तो इफ़ आई में फाइनेंस कमीशन, मैंने ऐसे याद किया है, तो ठीक है। एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, आपका गवर्नर जी करते हैं फॉर योर 5 ईयर्स। एंड जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिकमेंडेशन है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारे काम कमीशन करेगा आपके। फिर है आपका एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल का मेंशन है, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये अपने स्टेट का। गवर्नर इसको अपॉइंट करता है, एंड इसका जो टेन्योर रहेगा वो फिक्स नहीं है, इट इज़ ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ योर गवर्नर। जो भी लीगल एडवाइस चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, वो आपके एडवोकेट जनरल जी देंगे, ठीक है। हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, इन दोनों हाउसेज में ये बात कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं, बट ही कैन नॉट वोट। डिफरेंस बस यही है कि ही कैन नॉट वोट, दो ही कैन पार्टिसिपेट इन एवरी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। अब जुडिशरी की बात करते हैं। तो स्टेट का जो हायर जुडिशियल पोजीशन होती है वो आपका हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट है आपका पटना में, ठीक है। एंड पटना हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था फरवरी 1916 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1909 एक्ट के अंडर बिहार का जो पटना हाई कोर्ट है वो इन द इन्फोर्समेंट या कॉन्स्टिट्यूंट में आया, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, एंड कब हुआ था, फेब 1916 में। जो उनके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, वो थे आपके एडवर्ड मेना डेस चेमियर। कुछ भी इसमें से याद रहे, ठीक है, पूरा रहे तो और भी अच्छी बात है। 29 जजेस की और इन सब की स्ट्रेंथ है, अभी करंट वाइज देखना पड़ेगा। जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई, माना स्टेट का हाई कोर्ट है तो ये नहीं है कि गवर्नर अपॉइंट करने आ जाएंगे, ठीक है। कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। 2 गवर्नर का से कंसिडरेशन उसमें ली जाती है। एंड शपथ कौन दिलाता है, आपके गवर्नर। अब क्वालिफिकेशन क्या है किसी हाई कोर्ट के जज बनने की, कि पहला तो इंडियन होना चाहिए, ठीक है।
10 साल का जुडिशल वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहा हो, ठीक है, कितने साल तक के लिए, 10 साल तक के लिए, और उनकी जो एज है वो 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। ओके, अब जुरिडिक्शन देखते हैं और इनकी पावर्स देखते हैं हाई कोर्ट की क्या क्या होती हैं। तो जुरिडिक्शन ये है ओरिजिनल, रिट, अपीलेट, ये सब। ओरिजिनल में क्या होगा कि जो भी फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं जिनका डिस्प्यूट हो रहा है तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आती है। रिट में किसी ने रिट फाइल कर दिया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के किसी सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर आर्टिकल 226, तो रिट में आ गया वो। हैबियस कॉर्पस ये सब होता है ना, मैंडेमस, ये सब। अपीलेट में क्या होगा, अपील करेंगे, इस कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है सबॉर्डिनेट के, तो हाई कोर्ट में अपील की जाती है ना, दैट इज़ योर अपीलेट जुरिडिक्शन। सुपरवाइज में क्या करेंगे, हाई कोर्ट सुपरवाइज करेगा अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को, रिव्यू करेगा उनकी एक्टिविटीज़ को, जजमेंट्स को, ठीक है, कोई सलाह देगा उन्हें, उस तरीके से सुपरवाइजरी वाला या सुपरविजन करना होता है, नज़र रखना एक CCTV की तरह, तो वो आपका हाई कोर्ट करेगा, तो उसका सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन हो गया। फिर अब इन्हीं को शॉर्ट में करके हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट कैसे, कि अपॉइंटमेंट करेगा उनके जजेस का, ठीक है, जजेस को प्रमोट करेगा, सारी फंक्शनिंग देखेगा, तो वो एक तरीके से कंट्रोल हो गया किसका, हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट पे। फिर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाई कोर्ट जो है वो भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, लाइक योर सुप्रीम कोर्ट। जो भी हाई कोर्ट डिसीजन देगा वो एज अ रिकॉर्ड, एज एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है, एंड उनको कंसिडर किया जाता है इन देयर फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर वर्डिक्ट, फ्यूचर केसेस, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है। एंड हाई कोर्ट के पास कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंडर हैज़ द पावर टू पनिश फॉर जुडिशियल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बोलते हैं ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट में जाके आप कोर्ट को नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर सकते हो, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है आप पे। फिर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के अंडर क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है वो किसी एक्ट की, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की जो गवर्नमेंट ने पास की है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने किए हों, एंड देखना है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या किसी राइट को, ह्यूमन राइट को, फंडामेंटल राइट को ये हार्म तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो सब होती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू करेगा। ओके, अब जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके बाद गवर्नर, किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से। आर्टिकल कौन सा है, 233 233। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं, तो स्टेट में आपका हेड रहेगा CS, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। डिवीजन में आपके कमिश्नर रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आपका DM रहता है, सब डिवीजन में आपका SDO रहेगा, एंड ब्लॉक में BDO या फिर सर्कल ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ बॉडीज़ को साइड में हटाते हैं। हाँ, तो आपकी बिहार की पॉलिटी पूरी कवर हो चुकी है, सो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक से पॉइंट करना है, क्योंकि बाकी तो सबने लक्ष्मीकांत में पढ़ाई हुआ है, बट जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं कुछ बिहार से रिलेटेड, बिहार के एक्ट हो गए, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का हो गया या फिर अर्बन का हो गया, या बिहार में स्टार्टिंग में कौन से कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बने हैं, अंडर विच आर्टिकल ये बने हैं, कौन पहला CM था, कौन पहला गवर्नर था, तो ये सब देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।